सभी को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आज की इस वीडियो में हम गुप्त साम्राज्य के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। गुप्त साम्राज्य की 2 वीडियोज़ आएंगी। इस वीडियो के अंदर हम गुप्त साम्राज्य की आरंभिक जानकारी, उसके शासकों के बारे में, गुप्त साम्राज्य के पतन के बारे में, गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, गुप्तकाल के साहित्य के बारे में और उसकी कला इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। उसकी कला के कारण ही इसे स्वर्ण युग कहा जाता था। तो आप इस वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखना, नहीं तो आप गुप्त साम्राज्य के बारे में पूर्ण जानकारी से वंचित रह जाएंगी। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले गुप्त साम्राज्य का परिचय। गुप्त साम्राज्य मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद भारत में लगभग 500 वर्षों तक किसी राज्य का उदय नहीं हो सका। हालांकि मौर्य वंश के बाद शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, कुषाणों और विदेशी आक्रमणकारियों ने अपना अधिकार स्थापित किया, परंतु गुप्त साम्राज्य के उदय के बाद से ही भारत में एक शक्तिशाली राज्य का पुनर्निर्माण हो सका। गुप्त साम्राज्य भारत का एक हिंदू साम्राज्य था। गुप्त वंश के शासकों ने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। इतिहासकारों द्वारा इस अवधि को भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। गुप्त वंश के इतिहास की जानकारी के स्रोत। गुप्त वंश के इतिहास की जानकारी के स्रोत निम्नलिखित हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत, आगे है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में गुप्त साम्राज्य की जानकारी के प्रमुख स्रोत अभिलेख, स्मारक व सिक्के हैं। अभिलेख। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से हूण आक्रमण की जानकारी हमें प्राप्त होती है। सिक्के। गुप्त शासकों ने सोने, चांदी व तांबे के सिक्के चलाए। सोने के सिक्कों को दिनार, चांदी के सिक्कों को रूपक व तांबे के सिक्कों को मानक कहा जाता था। सोने के सिक्कों का एक बड़ा ढेर राजस्थान के बयाना से प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त ताम्र पत्थर मोहरों पर लिखे हुए लेखों से भी गुप्त वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा है साहित्यिक स्रोत। देवी गुप्त चंद्रगुप्तम नाटक से रामगुप्त व चंद्रगुप्त द्वितीय की जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त ऋतु संहार, कुमार संभवम, मेघदूत, मालकाभिमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, सभी ये हैं कालिदास की रचनाएं। शूद्रकृत, मच्छकटिकम तथा वात्सायन कृत कामसूत्र महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है, जिनसे हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। गुप्त काल में चीनी यात्री भारत आए। फाहियान गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। हेनसान भी भारत आया। इसने गुप्त शासकों कुमार गुप्त, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त व वालादित्य का वर्णन किया है। इसके विवरण से ज्ञात होता है कि कुमारगुप्त ने नालंदा महाविहार की स्थापना की थी। गुप्त वंश की उत्पत्ति। ऐसा माना जाता है कि गुप्त वंश के संस्थापक कुषाण शासकों के सामंत थे और अधिकतर इतिहासकारों के अनुसार वे वैश्य थे। प्राचीन गुप्त साम्राज्य 3री शताब्दी ईस्वी से मध्य में स्थापित हुआ था और 543 ईस्वी तक चला। घटोत्कच। श्रीगुप्त के बाद उनका पुत्र घटोत्कच गद्दी पर बैठा। वह 260 ईस्वी से 320 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य का शासक रहा। प्रभावती गुप्त के पूर्णा व रिद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेखों में घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम राजा बताया गया है। इसने भी महाराजा की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम, यह 319 से 334 ईस्वी तक इसने शासन किया। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम महान शासक था। वह महत्वपूर्ण शासक भी था। इसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इसके काल की महत्वपूर्ण घटना थी कि इसने लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंध शुरुआत की थी इनकी। उसने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया और उससे उन्हें समुद्रगुप्त पुत्र के रूप में प्राप्त हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह की स्मृति में चंद्रगुप्त देवी कुमार प्रकार के सोने के सिक्के जारी किए, जिसकी एक और कुमार देवी और चंद्रगुप्त व दूसरी ओर महालक्ष्मी का चित्र अंकित था। स्मिथ के अनुसार कुमार देवी के साथ
विवाह संबंध स्थापित करके चंद्रगुप्त प्रथम ने विशाली राज्य प्राप्त किया। विवाह के परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों का राज्य प्राप्त कर लिया और मगध के सीमावर्ती क्षेत्रों में आ गया। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की थी। चंद्रगुप्त प्रथम प्रथम शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलाए। शासन के अंतिम चरण में उसने संन्यास ले लिया और समुद्रगुप्त को अपना अधिकारी मनोनीत कर दिया। आगे हम बात करते हैं समुद्रगुप्त की। गुप्त वंश का सर्वाधिक कर्मिक शासक था, वो कौन था? समुद्रगुप्त। अपने शासन से पूर्व उसने अपने बड़े भाई काच के विद्रोह का सामना करना पड़ा था। काच ने स्वयं को शासक घोषित करने के लिए अपने नाम के सिक्के डलवाए, परंतु समुद्रगुप्त ने शीघ्र ही काच पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। वह कुमार देवी का पुत्र था, इसलिए उसने अपने आप को लिच्छवी धोतर कहलवाया। समुद्रगुप्त की राजधानी पाटलिपुत्र थी और समुद्रगुप्त ने भी महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त की नीतियां आक्रामक तथा विस्तारवादी थी। आर्यव्रत का अभियान। आर्यव्रत के अभियान में समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसमें गणपति नाग मथुरा का शासक, अच्युत देव अहिछत्र का शासक व नागदत्त विदिशा का शासक प्रमुख थे। आगे है दक्षिण पथ विजय अभियान। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित किया और इस अभियान में समुद्रगुप्त ने जिन राजाओं को हराया था उन्हें बंदी बना लिया। इन्हीं विजयों के कारण समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग एग्जाम में आता ही आता है। समुद्रगुप्त एक अच्छा राजा होने के साथ साथ एक अच्छा कवि व संगीतज्ञ भी था। इसका अनुमान समुद्रगुप्त के शासन के दौरान चलाए गए सिक्कों पर वीणा बजाते हुए चित्रों को अंकित किया गया है से लगाया जा सकता है। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि व मंत्री था। उसके द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के राज्यारोहण, विजय, साम्राज्य विस्तार संबंधी जानकारी मिलती है। श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनवाने के लिए अनुमति मांगने के लिए एक राजदूत को समुद्रगुप्त के दरबार में भेजा। समुद्रगुप्त देश के अधिकांश हिस्सों पर गुप्त साम्राज्य के अधीन ले आया। उन्होंने केवल गंगा के मैदानों और मध्य भारत पर ही अपना प्रत्यक्ष शासन का प्रयोग किया। शेष क्षेत्रों को पूर्व शासकों को राजकोष का भुगतान जारी रखने की अनुमति दे दी। उन्होंने अद्वितीय सैनिक स्थिति को जन्म दिया, जिसे सामंत प्रणाली या फिर वात्सल राजा कहा जाता है। इलाहाबाद स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त के लिए धर्म प्रचार बंधु उपाधि का उल्लेख मिलता है। उन्होंने प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण दिया था। आगे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले उसका बड़ा भाई रामगुप्त शासक बना। उसने एक संधि के अनुसार अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को शक राजा को भेंट कर दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया और उसके बाद रामगुप्त की हत्या कर दी और उसकी पत्नी से विवाह कर लिया और गद्दी पर बैठ गया। आगे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने उत्कर्ष की चोटी पर पहुंचा। उसने वैवाहिक संबंध और विजय दोनों द्वारा ही अपने राज्य का विस्तार किया। कुछ वाकाटक अभिलेखों व चंद्रगुप्त के सिक्कों से इसकी पुष्टि होती है कि मालवा या गुजरात के शासकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य और चकारी जैसी उपाधियां धारण की। इन विजयों के बाद उन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया और इनकी पहली राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने वैवाहिक संबंधों से अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया। उन्होंने मध्य भारत की नागा राजकुमारी कुबेरनंगा से शादी की और अपनी बेटी प्रभावती का विवाह उन्होंने वाकाटक राजकुमार रुद्रसेन तृतीय से किया। चंद्रगुप्त द्वितीय के मेहरौली स्तंभ से यह ज्ञात होता है कि उसने बंगाल पर भी विजय प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम देवगुप्त, देवराज, देवश्री थे और उनकी उपाधियां विक्रमादित्य, विक्रमांक व परम भागवत आदि थी।
चंद्रगुप्त द्वितीय की दिग्विजयों का उल्लेख उसके उदयगिरि फलक से प्राप्त होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक भारत की यात्रा की उसने। उसने भारत का वर्णन एक सुखी व समृद्ध देश के रूप में किया और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को उसने स्वर्ण युग भी कहा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 9 विद्वान रहते थे जिन्हें नवरत्न कहा गया। पहला है धन्वंतरी, वह आयुर्वेद के ज्ञानी थे। आगे अमर सिंह, ये कौशलकार से संबंधित कार्य करते थे। शंकु, यह ज्योतिष विद्या से संबंधित कार्य करते थे। शपणक, यह विद्वान और नित्यज्ञ थे। घटकप्र, यह कवि थे। कालिदास, ये संस्कृत के महान कवि थे। ब्राह्महीर, यह खगोल वैज्ञानिक थे। वेताल भट्टा तांत्रिक विद्या के ज्ञानी थे और बरूची व्याकरण के ज्ञानी थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ब्राह्मण धर्म था जो अपने चरमोत्कर्ष पर था। आगे कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त शासक बना। उसने 40 वर्षों तक सफलतापूर्वक शासन किया और वह चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे। उन्होंने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। कुमारगुप्त ने अपने दादा समुद्रगुप्त की तरह ही अश्वमेध यज्ञ के सिक्के जारी किए। कुमारगुप्त का दरबारी कवि भस्तभट्टी था। उसने प्रसिद्ध मंदसौर प्रशस्ति लिखी। हूणों का प्रथम आक्रमण चंद्रगुप्त कुमारगुप्त के शासनकाल में हुआ। कुमारगुप्त ने अपने पुत्र स्कंदगुप्त को इन्हें पराजित करने के लिए भेजा। स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त बना और उसने हूणों को पराजित किया। जूनागढ़ अभिलेख में हूणों को मलेच्छ कहा गया है। स्कंदगुप्त ने वृषभ शैली के नए सिक्के जारी किए और स्कंदगुप्त ने 466 ईस्वी में चीनी सम्राट सॉन्ग के दरबार में एक राजदूत भेजा। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण का कार्य सौराष्ट्र के गवर्नर प्रणदत्त के पुत्र चक्रपालित को सौंपा। उसने झील के किनारे एक विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। स्कंदगुप्त ने 12 वर्षों तक शासन किया और स्कंदगुप्त के बाद के सभी शासक लगभग निर्बल और अयोग्य थे। एरन अभिलेख से हमें भानुगुप्त के शासन की जानकारी मिलती है और एरन अभिलेख से हमें सती प्रथा का भी पहला साक्ष्य मिलता है। विष्णुगुप्त, गुप्त साम्राज्य का यह अंतिम शासक था। कौन था? विष्णुगुप्त। इसके बाद में गुप्त साम्राज्य था जो छिन्न भिन्न हो गया था। गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण। गुप्त साम्राज्य के पतन में बाहरी और आंतरिक दोनों शक्तियों ने योगदान दिया। बाहरी ताकतों में व्हाइट हून, वाकाटक व अन्य विकासशील देशों के शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण करने से के बार बार प्रयास शामिल थे। उन्होंने बार बार गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किए। इससे गुप्त साम्राज्य पतन की ओर जाता गया। स्कंदगुप्त को गुप्त साम्राज्य का अंतिम महान सम्राट माना जाता था। पुष्यमित्र कबीले ने गुप्त साम्राज्य के ऊपर कई असफल आक्रमणों का प्रयास किया, लेकिन हमेशा कुमारगुप्त, कुशल गुप्त सम्राटों व द्वारा वह जो प्रयास थे उनको नष्ट कर दिया गया था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में उन्होंने कई बार गुप्त साम्राज्य को परास्त करने का प्रयास किया, लेकिन हर बार स्कंदगुप्त ने उन्हें पराजित किया। दूसरी ओर स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी कमजोर थे और विशाल साम्राज्य पर शासन करने में असमर्थ थे। यह भी गुप्त साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण था। गुप्त साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारणों में से एक हूणों का आक्रमण था, जिसे कभी कभी व्हाइट या सफेद हूण के रूप में भी जाना जाता था। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद हूण गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण करने में सफल रहे। मालवा, गुजरात, थानेसर सहित गुप्त साम्राज्य के कई प्रांतों को हूणों ने जीत लिया था और उन पर अपना अधिकार कर लिया था। उनके लगातार घटते अधिकार के बावजूद गुप्तों ने कुछ समय तक हूणों से लड़ाई लड़ी। हूणों को उत्तर भारत से बाहर रखने के लिए गुप्त वंश के राजा नरसिंह गुप्त ने कई राज्यों के साथ गठबंधन किया। आगे हम कर देंगे गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था।
एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया गुप्त सम्राटों ने, जिनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। गुप्त शासकों ने उन क्षेत्रों में हस्तक्षेप नहीं किया, यहाँ पर सामंतों ने उनका आधिपत्य स्वीकार कर लिया था। उनकी एक सुव्यवस्थित प्रशासन व्यवस्था थी, जो उन क्षेत्रों पर लागू थी जिन पर उनका सीधा नियंत्रण था। गुप्त साम्राज्य की अधीनता अनेक गणराज्यों ने भी स्वीकार कर ली थी। अनेक सीमावर्ती व विदेशी शासकों ने भी गुप्त शासकों का आधिपत्य स्वीकार किया। केंद्रीय प्रशासन के अंग इस प्रकार हैं। राजा सम्राट। गुप्त काल में जो प्रथा थी वो राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी और राजा था वो सभी विभागों का सर्वोच्च अधिकारी होता था। गुप्त शासक परम देवत, महाराजाधिराज, परमेश्वर, एकाधिराज, चक्रवर्ती की उपाधि धारण करती थी। गुप्त काल में राजा को देवतुल्य या पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता था। राजा में सर्वोच्च शक्ति नहीं थी, फिर भी उसे अपेक्षा की जाती थी कि वह धर्म के अनुरूप कार्य करे। राजा का कर्तव्य युद्ध और शांति के समय राज्य की नीति को सुनिश्चित करे और उसके कुछ कर्तव्य भी थे। किसी भी आक्रमण से जनता को सुरक्षा प्रदान करना राजा का कर्तव्य था। राजा युद्ध में सेना का संचालन करता था और अमात्यों व मंत्रियों की सहायता से शासन चलाता था। राजा विद्वानों व धार्मिक लोगों को आश्रय देता था। कालिदास की रचनाओं से पता चलता है कि राजा पूरा समय प्रशासनिक कार्यों में लगा रहता था। सर्वोच्च न्यायाधीश होने के कारण न्याय प्रशासन की देखभाल धार्मिक नियमों व विद्यमान रीतियों के अनुरूप ही करता था। केंद्रीय अधिकारियों की नियुक्ति करना भी राजा का ही कर्तव्य होता था और शासन का संचालन में रानियों का भी महत्व था। वे राजा के साथ मिलकर शासन चलाती थी। राजा का बड़ा पुत्र उत्तराधिकारी चुना जाता था और छोटे पुत्रों को प्रांतीय शासकों के रूप में चुनने की प्रथा थी। युवराज अपने पिता के शासनकाल में प्रशासनिक कार्यों में सहायता करते थे और गुप्त काल में युवराज थे जो उनके अधीन कौन सा विभाग होता था? सैनिक विभाग। मौर्य प्रशासन की तरह गुप्त प्रशासन की भी एक विशेषता थी कि केंद्र से लेकर ग्राम तक प्रशासनिक सुविधा के लिए क्षेत्रों को विभाजित किया गया था। मंत्रिमंडल व दूसरे अधिकारीगण। राजा की सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल होती थी, जिसके सदस्यों को मंत्री कहा जाता था। मंत्रियों की नियुक्ति राजा करता था। वह इस पद पर ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति करता था जो मेघवान, समृद्धिवान व सत्यवादी व्यक्ति होते थे। मंत्रियों का पद पैतृक होता था। मौर्य काल की तुलना में न केवल अधिकारियों की संख्या कम थी, बल्कि श्रेणी व्यवस्था में भी परिवर्तन दिखाई देता है। गुप्त काल में एक एक अधिकारी अनेक पद धारण कर सकता था, जैसे हरिसेन, कुमारमात्य, संधि विग्रहक, महादंडानायक था। इसने तीनों पदियां एक साथ धारण की हुई थी, मतलब ये तीनों पदों पर एक साथ था। अधिकारियों को वेतन, भूमिदान व मुद्रा दोनों रूपों में दिया जाता था। प्रतिहार, महाप्रतिहार। यह राजकीय दरबार के मुख्य पदाधिकारी थे जो प्रशासन में भाग नहीं लेते थे। ये लोग जो राजा से मिलना चाहते थे उन्हें उचित अनुमति पत्र प्रदान करते थे और जो प्रतिहार था वह अंतःपुर का रक्षित होता था और महाप्रतिहार है वह राजमहलों को के रक्षकों का जो प्रधान होता था। सैन्य व्यवस्था। गुप्त शासकों ने सैनिक शक्ति के आधार पर ही एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, इसलिए वे सेना के महत्व को अच्छे से जानते थे। राजा सेना का प्रमुख अधिकारी होता था। युद्ध में सेना के सेनापति के रूप में सेना का नेतृत्व व संचालन करता था और राजा के वृद्ध होने पर युवराज सेना का नेतृत्व करता था। राजा के बाद सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो सेनापति था। उसे महादंडनायक भी कहते थे। महादंडनायक के अतिरिक्त अनेक उपसभापति होते थे। गुप्त काल में रथ सेना का इतना महत्व नहीं रह गया था। हस्ती सेना के अध्यक्ष को महाविलुपति व अश्व सेना के अध्यक्ष को महाशवपति कहते थे। युद्ध के समय सामंत भी सैनिक सहायता प्रदान करते थे। आगे है न्याय व्यवस्था।
पूर्व काल की तुलना में गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था बहुत विकसित अवस्था में थी। न्याय व्यवस्था में दीवानी व फौजदारी मामलों को परिभाषित किया गया है। राजधानी में मुख्य न्यायाधीश होता था। उसके अधीन नगरों व ग्रामों के न्यायाधिकारी होते थे। फाहियान के अनुसार न्याय व्यवस्था बहुत नरम थी। न्याय का सर्वोच्च अधिकार राजा के पास होता था। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग भी था। राजस्व प्रशासन। भू राजस्व राज्य की आय का प्रमुख साधन था। इस काल में भूमि संबंधी करों की संख्या में वृद्धि दिखाई पड़ती है व वाणिज्य करों में गिरावट आई। भूमि कर को ऊपरी कर व उधंगर कहा जाता था। अस्थायी कृषकों को ऊपरी कर व स्थायी कृषकों पर लगने वाले कर को उधंगर कहते थे। उपज का जो हिस्सा राजा को दिया जाता था उसे भाग कहा जाता था और कुल उपज का 1/6 भाग राजा को देना होता था। ग्रामवासियों को मौसमी फल फूल व ईंधन पर भाग देना होता था और व्यापारियों से सीमा पर लिए जाने वाले कर को शुल्क व वनों के लिए जाने वाले कर को गुलम कहते थे। इसके अतिरिक्त सामंत राज्यों से प्राप्त होने वाले कर व उपहार भी राज्य की आय का प्रमुख साधन थे। भूमि कर से जुड़े अधिकारी निम्नलिखित थे। पुस्तपाल, यह लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी होता था। यायाधिकरण, यह भूमि संबंधित विवादों का निपटारा करने वाला अधिकारी था। ध्रुवाधिकारी, यह भूमि कर संग्रहण का अधिकारी था। शैल्किक, यह सीमा शुल्क व भूमि कर का अधिकारी था। महाअक्षपटलिक व कर्णिक, यह आय व्यय का लेखा जोखा अधिकारी था। आगे है प्रांतीय प्रशासन। भुक्ति। गुप्त साम्राज्य अत्यंत विशाल था, इसलिए प्रशासनिक सुविधाओं के उद्देश्य से गुप्त साम्राज्य को अनेक प्रांतों में विभक्त किया गया था। प्रत्येक प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। गुप्तकालीन अभिलेखों में से कुछ भुक्तियों के नाम भी मिले हैं। भुक्ति मगध, वर्धमान, तीरभक्ति, पूर्व मालवा, पश्चिमी मालवा व सौराष्ट्र। प्रत्येक भुक्ति के सर्वोच्च अधिकारी को उपरिक कहते थे। ये राजवंश से संबंधित होते थे। नगर प्रशासन। नगर प्रशासन के अंतर्गत अनेक नगर होते थे। नगर का अधिकारी नगरपति होता था। नगर की व्यवस्था के लिए एक नगर परिषद होती थी जो आधुनिक नगरपालिका के समान थी। इस परिषद का कार्य नगर में शांति व्यवस्था स्थापित करना, सभागृह, सरोवर, मंदिर बनवाना व अन्य सार्वजनिक कार्यों को करवाना था। आगे है ग्राम प्रशासन। प्रशासन की सबसे न्यूनतम इकाई ग्राम था। प्रत्येक नगर अनेक गांवों में बटा हुआ था। प्रत्येक ग्राम का एक मुख्य अधिकारी होता था जिसे ग्रामिक कहा जाता था। ग्रामिक की सहायता के लिए एक समिति होती थी जिसे ग्राम सभा कहते थे और ग्राम सभा का मुख्य कार्य मुकदमों का निर्णय, भूमि की सीमा का निर्णय, सार्वजनिक कार्य, कृषि व सिंचाई की उचित व्यवस्था करना था। आगे है विषय। प्रत्येक भुक्ति अनेक विषयों में विभक्त होता था। विषय का सर्वोच्च अधिकारी विषयपति कहलाता था और इसकी सहायता के लिए भी एक समिति होती थी जिसमें 4 सदस्य होते थे। ये होते थे श्रेष्ठ, सर्वाववाह, प्रथम कुलिक व प्रथम कार्यस्थ। इसके अतिरिक्त पुस्तपाल होते थे जो लेखा जोखा करते थे। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था। गुप्त काल में कृषि उन्नति पर विशेष ध्यान दिया गया था। गुप्त अभिलेखों में कई प्रकार की भूमि की चर्चा मिलती है। क्षेत्र, कृषि करने योग्य भूमि। खिल, जो भूमि कृषि करने योग्य नहीं थी। वास्तु, निवास करने योग्य भूमि। चरागाह, वस्तुओं को चरने के लिए छोड़ी गई भूमि। आगे है अपृहत, यह थी जंगली भूमि। गुप्त काल में साधारणतः छोटे छोटे कृषक होते थे जो अपने परिवार के साथ जमीन जोतते थे। जो भी बड़ी भूमि दान स्वरूप दी जाती थी उसे ग्रहणकर्ता स्वयं नहीं जोतता था बल्कि भूमिहीन मजदूरों द्वारा उसकी जुताई की जाती थी। फाहियान और इसिंग के अनुसार बिहारों व मठों की भूमि अस्थायी पट्टेदार लोग जोतते थे। रथ संहिता में 3 प्रकार की फसलों की चर्चा मिलती है। श्रावण, वसंत, चैत्र या वैशाख में बोई जाने वाली फसल।
सिंचाई का थोड़ा बहुत प्रबंध राजा की ओर से किया जाता था, जिसका प्रमाण स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। कृषक अधिकांश वर्षा पर निर्भर होते थे। ब्राह्ममिहिर की बृहत संहिता में वर्षा की संभावना और वर्षा के अभाव प्रश्न पर काफी विचार विमर्श हुआ है। पशुपालन जीविका का एक अन्य प्रमुख साधन था। कृषि के बाद आय का प्रमुख साधन व्यापार था। सोना, टिन, धागा, मूंग, कपूर आदि आयात किया जाता था। वस्त्र उद्योग तथा उससे संबंधित गृह उद्योगों की प्रधानता थी। विदेशों से आयात की जाने वाली वस्तुओं में मसाले, औषधियां, मोती, हीरे व मखमल आदि सम्मिलित थे। वाणिज्य व व्यापार। वस्त्र उद्योग इस काल का प्रथम उद्योग था। इस काल में मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां बनाने, पत्थर व धातु के सामान तैयार करने के उद्योग भी विकसित हुए। शिल्पियों व व्यापारियों के निगम, श्रेणी व संघ होती थी। मंदसौर अभिलेख से पता चलता है कि रेशम बुनकरों की एक श्रेणी ने एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। व्यापारियों की समिति को निगम कहा जाता था, जिसका प्रधान सृष्टि होता था। श्रेणी एक ही जाति के व्यापारियों का समूह थी। आगे है गुप्तकालीन समाज। गुप्तकालीन समाज परंपरागत 4 वर्णों में विभक्त था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। समाज में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोपरि था। वे अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना, दान देना, दान लेना आदि कार्य करते थे। क्षत्रियों का कर्तव्य राज्य की सुरक्षा करना था। वैश्यों का कार्य व्यवसाय व वाणिज्य तथा शूद्रों का कर्तव्य चारों वर्णों की सेवा करना था। गुप्त काल में इन चारों वर्णों का आधार गुण व कर्म न होकर जन्म ही था। इस समय जाति व्यवस्था में उतनी जटिलता नहीं थी जितनी कि परवर्ती काल में थी। इस काल में शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ। अब वे रामायण, महाभारत व पुराणों को सुनने के लिए स्वतंत्र थे। गुप्तकालीन धार्मिक जीवन। इस काल में वैष्णव धर्म का प्रचार हुआ। वास्तव में वैष्णव धर्म हिंदू धर्म का ही रूप है। युद्ध के देवता के रूप में कार्तिकेय की पूजा की जाती थी। गुप्त काल में कई अश्वमेध यज्ञ हुए। बौद्ध धर्म में भी नए विज्ञानवाद का आरंभ हुआ। जैन धर्म के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी, लेकिन उनका विकास सीमित ही हुआ। इसीलिए उस समय हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध व जैन धर्म भी प्रसिद्ध थे, लेकिन हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म की प्रधानता थोड़ी ज्यादा थी। गुप्तकालीन साहित्य। गुप्तकालीन में साहित्य का सर्वाधिक विकास हुआ। गुप्त शासक स्वयं संस्कृत भाषा व साहित्य के प्रेमी थे। उन्होंने योग्य कवियों, लेखकों व साहित्यकारों को राजाश्रय प्रदान किया। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय भी बड़ा विद्वान व साहित्यानुरागी था, जिसकी राजसभा नवरत्नों से अलंकृत थी। इन 9 में से कालिदास सर्वोपरि था। कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम विश्व की सबसे उत्कृष्टतम साहित्य कृति में से एक है और यह प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ, और दूसरी रचना उनकी थी भागवत गीता। गुप्त काल में ही वैदिक पुराणों ने अपना अंतिम रूप प्राप्त किया। मार्कंडेय पुराण गुप्त युग के दौरान ही लोकप्रिय था, क्योंकि यह माना जाता था कि इस अवधि के दौरान देवी दुर्गा की पूजा की जाती थी। भास के 13 नाटक इसी काल के हैं। शूद्रक का लिखा हुआ नाटक मत्स्यकिट्टम, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वैश्या के प्रेम का वर्णन किया गया है, प्राचीन नाटकों में सर्वोत्तम कोटि का माना जाता है। गुप्तकालीन कला। कला ही वह क्षेत्र है जिसमें वास्तव में गुप्त काल को स्वर्णिम युग कहा जा सकता है। यदि स्थापत्य कला की बात की जाए तो मंदिर निर्माण की कला का आरंभ गुप्त काल से हुआ। गुप्त काल के कुछ प्रमुख मंदिर। खोह का मंदिर, यह नागौद मध्य प्रदेश में है। नचना, यह कुठार का पार्वती मंदिर पन्ना जिले का अजयगढ़ रियासत में है और मध्य प्रदेश में है ये भी। भूमरा का शिव मंदिर, यह सतना मध्य प्रदेश में है। टिंगड़ा का विष्णु मंदिर, यह जबलपुर मध्य प्रदेश में है। भीतरगांव का मंदिर है
ये कानपुर में है, उत्तर प्रदेश में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, यह ललितपुर, उत्तर प्रदेश में है। लड़खान का मंदिर एहरोल के समीप है, जो वो कर्नाटक के में स्थित है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर रायपुर के निकट सिरपुर या श्रीपुर, छत्तीसगढ़ में स्थित है। आगे है जो गुप्तकालीन मंदिरों की विशेषताएं। मंदिरों का निर्माण सामान्यतः ऊंचे चबूतरों पर हुआ था तथा चढ़ने के लिए चारों तरफ सीढ़ियां बनाई गई थी। प्रारंभिक मंदिरों की छतें चपटी थी, लेकिन आगे चलकर शिखर भी बनाए जाने लगे। दीवारों पर मूर्तियों का अलंकरण होता था। मंदिर के भीतर एक चौकोर व वर्गाकार कक्ष बनाया जाता था, जिसमें मूर्ति रखी जाती थी। गर्भगृह सबसे महत्वपूर्ण भाग था। गर्भगृह के चारों ओर आच्छादित प्रदक्षिणा मार्ग बना होता था। मंदिर के वर्गाकार स्तंभों के शीर्ष भाग पर 4 सिंहों की मूर्तियां एक दूसरे पर के पीठ के साथ सटाए हुए बनी हुई है। गर्भगृह में केवल मूर्ति स्थापित होती थी। गुप्त काल के अधिकांश मंदिर पाषाण निर्मित हैं। केवल भीतरगाम व सिरपुर मंदिर ही ईंटों से बनाए गए हैं। मतलब जो गुप्त काल में सभी मंदिर ये बनाए गए हैं, ये पत्थरों से बने हुए हैं। लेकिन जो भीतरगाम का मंदिर है और सिरपुर का मंदिर है या श्रीपुर का मंदिर है, वो ईंटों से बनाए गए हैं। मूर्ति कला। गुप्त काल में वास्तुकला के समान ही मूर्ति कला का भी विकास हुआ। मथुरा, सारनाथ, पाटलिपुत्र गुप्त काल में मूर्ति कला के केंद्र थे। मूर्ति कला की 2 प्रमुख शैलियों का उद्भव प्राचीन भारत में हुआ। एक थी मथुरा शैली और दूसरी थी गंधार शैली। इस काल में विष्णु, शिव, सूर्य, कुबेर, गणेश, लक्ष्मी, पार्वती, दुर्गा आदि विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमाओं के साथ साथ बुद्ध, बोधिसत्व व जैन तीर्थंकरों की भी मूर्तियों का निर्माण हुआ। इस काल की मूर्तियों में दैहिक सौंदर्य के स्थान पर आध्यात्मिक सौंदर्यता को प्रधानता दी गई थी। कलाकारों ने नगनता की शैली को त्याग दिया था। बिहार के सुल्तानगंज से तांबे की 7.5 फीट ऊंची गुप्तकालीन एक मूर्ति जो विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अजंता में 29 गुफाओं के चित्र बने हुए थे, जिसमें 29 गुफाओं पर बने हुए थे। इनमें से ये पहली, दूसरी, 9वीं, 16वीं और 17वीं ही अब बची हैं। इन पर ही अभी चित्र मौजूद हैं। अलंकरण, चित्रण और वर्णन अजंता का चित्र के 3 प्रमुख विषय हैं। गुफा नंबर 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र सर्वाधिक सुंदर है और गुफा संख्या 17 में बुद्ध के जन्म, जीवन, महानिर्वाण व महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित है। गुप्त काल के प्रमुख अभिलेख जिनसे हमें उनके शासकों के बारे में पता चलता है। जो समुद्रगुप्त है उसके काल में एरन प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति व नालंदा प्रशस्ति व ज्ञा का ताम्रलेख, ये सारे अभिलेख थे जो समुद्रगुप्त के समय में लिखे गए थे। आगे है चंद्रगुप्त द्वितीय या जिनको विक्रमादित्य की जिन्होंने उपाधि धारण की थी। इनके समय में उदयगिरि का प्रथम, द्वितीय गुफालेख, गढ़वा का शिलालेख, सांची का शिलालेख व मेहरौली प्रशस्ति। कुमारगुप्त प्रथम के समय में गढ़वा का शिलालेख, बिडसाड़ का स्तंभ लेख, मथुरा का जैन मंदिर, मंदसौर शिलालेख व दामोदर ताम्रलेख। आगे स्कंदगुप्त के समय में जूनागढ़ प्रशस्ति, सुप्रिया स्तंभ लेख, इंदौर ताम्रलेख व सारनाथ का बुद्ध मूर्ति लेख। आगे पुरुगुप्त के समय में बिहार स्तंभ, पहाड़पुर ताम्रलेख व राजघाट स्तंभ लेख। बुद्धगुप्त के समय में सारनाथ बुद्ध मूर्ति लेख, दामोदर ताम्रलेख, एरन स्तंभ लेख और चंद्रपुर धाम लेख। ये सभी लेख बुद्धगुप्त के समय से प्राप्त हुए हैं। भाणगुप्त के समय से हमें एरन स्तंभ प्राप्त हुआ है और जो विष्णुगुप्त है उसके समय की जानकारी हमें दामोदरपुर के ताम्रलेख से प्राप्त होती है। वन्यगुप्त
इसके काल से हमें टोपरा ताम्र लेख प्राप्त होता है, जिससे हमें वन्यगुप्त के शासन की जानकारी मिलती है। आज हमने गुप्त साम्राज्य के बारे में विस्तार से पढ़ा। अगली वीडियो में हम गुप्त साम्राज्य के एमसीक्यूज करेंगे। अगर आपने प्राचीन भारतीय आज हमने गुप्त साम्राज्य के बारे में विस्तार से पढ़ा। अगली वीडियो में हम गुप्त साम्राज्य के एमसीक्यूज करेंगे। अगर आपने प्राचीन भारत के इतिहास की गुप्त साम्राज्य से पहले की वीडियोज नहीं देखी, तो आप हमारे चैनल के एसएसटी प्लेलिस्ट में जाकर देख व पढ़ सकते हैं। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, यह कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं।